नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के लिए परेशानी अब बढ़ गई है। इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इनके खिलाफ ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में इन तीनों के अलावा सुमन दुबे और अन्य लोगों का नाम भी शामिल किया गया है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में 2012 में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गलत ढंग से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएट जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर रोड पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने की मंशा से ऐसा किया गया। नेशनल हेराल्ड की स्थापना पूर्व पीएम स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने फ्रीडम फाइटर के साथ मिलकर की थी। बता दें कि एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है, जिसका जिम्मा कांग्रेस पार्टी ने 26 फरवरी 2011 को लिया था। तब कंपनी के ऊपर 90 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी थी। पार्टी ने 90 करोड़ का लेन देन के बाद से 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई थी और इस कंपनी में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की 38% हिस्सेदारी थी। बाकी 24% हिस्सेदारी ऑस्कर फर्नांडिस और साथ ही मोतीलाल और पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के नाम पर थी। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल बोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है। आज पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और साथ ही जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनके जरिए हाल ही में संसद से पारित वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दी गई है। अल्लाह के नाम दान की गई संपत्ति को वक्फ कहते हैं। देश भर में मौजूदा ऐसी तकरीबन 8,70,000 संपत्तियों को नए तरीके से मैनेज करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन कानून लेकर आई है, जिस पर देश भर में विवाद का आलम है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी जा रही है, जो 9.5 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई है। मोदी सरकार के ज्यादातर फैसले ही हुए हैं और साथ ही इन कानूनों पर भी लोगों की राय काफी बांटी जा रही है। विपक्षी पार्टियां तक, इसके साथ ही मुस्लिम संगठन और मुस्लिम आबादी का एक बड़ा तबका इसे अपने धार्मिक मामले में हस्तक्षेप बता रहा है, जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल वक्फ की संपत्ति को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए नए कानून को जरूरी बता रहे हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और सादी अरशद समेत कई 10 लोगों की याचिकाओं को अदालत में सुनवाई होगी। इसके साथ ही वक्फ संशोधन कानून लोकसभा और राज्यसभा में 3 और 4 अप्रैल को पारित हो जाने के बाद से 5 अप्रैल को लागू कर दिया गया। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब इस विवाद में 2 दर्जन से भी ज्यादा याचिकाएं कानून के खिलाफ है और जबकि पक्ष में 4 याचिकाएं दाखिल की गई है। एक तरफ सरकार नए कानून को वक्फ संपत्ति के बेहतर मैनेजमेंट
जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए जरूरी बता रही है। सरकार का कहना है कि इस वक्त की संपत्ति को बेहतर इस्तेमाल होगा, लेकिन कानून का विरोध करने वाले इन धार्मिक आजादी समानता के अधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद से राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच अनबन की चर्चा थी और अब चर्चा है कि एकनाथ शिंदे राजनीतिक विभाजन को पटने के लिए राज ठाकरे से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात हुई हो, लेकिन इस मीटिंग का विशेष महत्व है। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की ये बैठक करीब रात 9:30 बजे शुरू हुई और लगभग 11 बजे जाकर ये खत्म हुई और ऐसे में एकनाथ शिंदे से हुई राज ठाकरे की मुलाकात ने एक बार फिर से नई चर्चा को हवा दे दी है। इसमें कहा जा रहा है कि आने वाले समय में शिवसेना और एमएनएस चुनाव को लेकर साथ आ सकती है। हालांकि अभी इस बारे में तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं। आपने कहा है, अभी हिंदी में भी कहता हूँ, केवल आज की भेंट जो है सच, क्या हम मिल नहीं सकते क्या बिना सिर्फ काम के लिए मिलना है क्या सिर्फ पॉलिटिकल बातें करने के लिए मिलना है? अरे भैया, बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से हम साथ में काम करते थे। अभी बीच में कुछ कारणवश हम राज ठाकरे जी से मिलते नहीं थे, वो भी कारण आपको मालूम है। लेकिन अभी तो हम कभी भी मिल सकते हैं उनको, कभी भी बात कर सकते हैं। वो भी मेरे पास आते हैं, राज ठाकरे जी मुझे मिलते हैं। वो उनका कुछ विषय होता है, कुछ समस्या लोगों की होती है। आज भी मुझे कुछ उन्होंने काम बताया कि लोगों का, पब्लिक का। दिल्ली में कई दिनों से निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर सियासी बवाल लगातार जारी है और इसी बीच नेता विपक्ष आतिशी ने एक्स पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को निजी स्कूलों की मनमर्जी पर रोक लगाने की चुनौती दी है। आतिशी ने दिल्ली को सीएम की चैलेंज करते हुए कहा है कि आप तत्काल प्रभाव से सभी निजी स्कूलों की बढ़ती हुई फीस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का ऑर्डर जारी क्यों नहीं करती हैं। आतिशी ने एक्स पर कहा है कि जब तक प्राइवेट स्कूलों के खातों का ऑडिट नहीं होगा तब तक बढ़ती हुई फीसें लेने की आजादी पर रोक लगाई जाएगी। अगर सीएम रेखा गुप्ता की प्राइवेट स्कूलों के साथ सांठगांठ है तो ये ऑर्डर नहीं निकलेगा, अगर सांठगांठ नहीं है तो ऑर्डर जारी हो सकता है। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कई अभिभावकों और छात्रों से मुलाकात की और इसके बाद से मुख्यमंत्री का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर, किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल्स फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। और आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है, हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और उनको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक अवैध दरगाह तोड़ने पहुंची निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया और इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि बड़ी संख्या में पहुंची भीड़ ने पहले पुलिस पर पत्थर बरसाए और इस दौरान पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि कुछ देर के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और पत्थरबाजों को पीछे धकेल दिया। बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित द्वारका के ठाणे गली इलाके में एक दरगाह के निर्माण को लेकर विवाद जारी है और इसी बीच आज नगर निगम यहां पर अनधिकृत धार्मिक स्थल ध्वस्त कर रहा है। इलाके में आज भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। नगर निगम ने 15 दिन पहले ही नोटिस जारी करके कहा था कि यह धार्मिक स्थल अनधिकृत है, 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। वहीं मंगलवार की आधी रात को आसपास इलाके में जमकर बवाल हुआ। रात के समय बिजली जाने की वजह से भीड़ ने फायदा उठा लिया और अवैध दरगाह हटाई गई। नगर निगम की टीम और पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें 4 अधिकारी और 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 5 वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। इलाके के विवादित धार्मिक स्थल को लेकर अफवाह फैलाने से तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। रात में
रात के समय 500 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात थे और भीड़ 400 से ज्यादा थी। भीड़ द्वारा पथराव किए जाने के बाद से पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। 22 फरवरी को भी नगर निगम ने अनधिकृत धार्मिक स्थल से अतिक्रमण हटाया था। इसके बाद से कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूरा धार्मिक स्थल अनधिकृत है। इसके साथ ही अतिक्रमण आज पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। नगर निगम ने अदालत के आदेश पर अवैध दरगाह को 1 अप्रैल को नोटिस जारी किया था और नासिक पुलिस ने इलाके में यातायात मार्ग पर भी बदलाव किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक करेंगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संगठन से जुड़े सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। पार्टी की ओर से बताया गया है कि यह बैठक संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा और आगामी चुनाव की रणनीति तय करना और जनता से पार्टी के जुड़ाव और मजबूत बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को एक और खास बात यह भी है कि इसमें बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद को भी मौजूदगी देखी जा सकती है। पार्टी से निष्कासन के बाद से यह पहला मौका होगा जब आकाश आनंद किसी पार्टी मंच पर दिख सकते हैं। ऐसे में उनकी भूमिका और उन्हें दी जाने वाली जिम्मेदारियों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। खबरों की माने तो उन्हें फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।